अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। चुनाव तो इंसानों के बीच में होता है, पार्टियों के बीच में होता है, और एक इंसान है जो अपने आप को भगवान मानते हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं? इस पर क्या भरोसा किया जा सकता? क्या किया आपने? पिछले 10 साल तो अन्याय काल था ना। 2024 का चुनाव इस किताब के आधार पर लड़ा जा रहा है। पहले ये समझ लीजिएगा कि ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ साथ ये निवर्तमान गृह मंत्री हैं। 486 सीटों में तो चुनाव हो चुका है, पर पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और चुनाव होते गए, अभी 7वां चरण बाकी है, पर इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ये तय है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। 5 साल तक इंडिया जनबंधन की सरकार स्थिर सरकार, संवेदनशील सरकार, जिम्मेदार सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा, निवर्तमान प्रधानमंत्री की बार बार बदनाम करना इंडिया जनबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो झूठ की महामारी फैलाए हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री ने, ऐसा कहा जा सकता है। मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि ये विकृत असत्यभाषी हैं, विकृत असत्यभाषी, पैथोलॉजिकल लायर है। और अब तो ये बिल भी साफ हो गया है कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। चुनाव तो इंसानों के बीच में होता है, पार्टियों के बीच में होता है, और एक इंसान है जो अपने आप को भगवान मानते हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं? इस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? बताइए मुझे। और ये आज इन्होंने एक अनोखा एक और बयान दिया है कि 1982 के पहले दुनिया में महात्मा गांधी का नाम ही नहीं था। अरे, इनकी विचारधारा ने ऐसा माहौल पैदा किया कि महात्मा गांधी की हत्या हुई, गोडसे की पूजा होती है आजकल, और यही विचारधारा से निवर्तमान प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं। और ये दुनिया भर की बातें बोलते हैं, सबको बदनाम करते हैं, झूठ फैला के रखे हैं। अपनी उपलब्धियों के बारे तो कुछ नहीं की, ट्रेलर की बात कर रहे हैं। अरे, पिछले 10 साल में आपने किया क्या किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए? क्या किया आपने? पिछले 10 साल तो अन्याय काल था ना। लेकिन सर, आपके जाति दिख रही है, क्योंकि अभी भी मैं बयानों की बात कर रहा हूँ। अभी आपसे गृहमंत्री का बयान ये आया है कि 4 जून को जो 2 शहजादे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साफ तौर पर ईवीएम का हवाला देंगे और ईवीएम के ऊपर साफ बात करेंगे। कांग्रेस जो है वो डरी हुई है। पाकिस्तान की भी एंट्री है इसके अंदर। कहते हैं कि पाकिस्तान से डरना चाहिए कि वहाँ एटम बॉम्ब है, वहाँ डरना चाहिए। कितने बार प्रधानमंत्री गए, निवर्तमान प्रधानमंत्री कितने बार गए पाकिस्तान? बताइए। कितने बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की? और 19 जून 2020 को किसने क्लीन चिट दी चीन को? 2024 का चुनाव इस किताब के आधार पर लड़ा जा रहा है। राहुल गांधी जी अपने सभी पब्लिक रैली में, सभी सार्वजनिक सभाओं में इस किताब का जिक्र कर रहे हैं। ये क्या है? भारत का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, सामाजिक न्याय का संविधान, आरक्षण का संविधान जो खतरे में है। मैं निवर्तमान प्रधानमंत्री से सीधा 2 सवाल करना चाहता हूं। क्या आप सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं? ये बताइए, क्योंकि गिनती के बिना SC, ST और OBC को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का पूरा हक मिलना असंभव है। और दूसरा सवाल, इस संविधान की नवी सूची में सिर्फ तमिलनाडु का अधिनियम शामिल है। 69% आरक्षण है तमिलनाडु में, जो गैर कानूनी नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था ना, 50% की सीमा लगनी चाहिए SC, ST और OBC आरक्षण के लिए। पर 1994 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे,
इस संविधान का संशोधन किया गया, नवी सूची में तमिलनाडु का अधिनियम शामिल किया गया। क्या 50% की सीमा हटाएंगे, बढ़ाएंगे? नवी सूची में सभी राज्यों का आरक्षण का अधिनियम लाओगे? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब, उस पर तो बोलते नहीं है। पर खामखा बेमतलब की बातें बोलते हैं, झूठ फैला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देगी। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ही आधार हो सकता है आरक्षण के लिए, ये हमारा संविधान कहता है। और कर्नाटक में 1994 में जो आरक्षण दिया गया था मुसलमान जाति को, क्रिश्चियन जाति को, बौद्ध के जाति को, जैन के जाति को, क्योंकि जाति हमारे समाज का एक अटूट अंग है, हमारी परिभाषा तो जाति से होता है, वो दिया गया था पिछड़ापन, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के मानक को देखकर।